हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे परमाणु एवं अणु, यानी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो परमाणु एवं अणु के बारे में हम आज पढ़ेंगे और अध्याय नंबर 3 है क्लास 9 का। तो आइए देखते हैं। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। यहाँ पे आपको ये पॉइंट समझ में आ रही होगी। जो प्राचीन भारतीय थे, यानी कि जो पुराने जो भारतीय थे, और ग्रीक यानी एक देश है, ठीक है, दार्शनिक थे, वो द्रव के अज्ञात, कैसे द्रव के अज्ञात, द्रव मतलब समझ रहे हैं, द्रव्य, द्रव्य मतलब होता है एक पदार्थ, पदार्थ के जो अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव क्या होते रहे, चकित होते रहे। देखिए यहाँ पे पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। यानी कि जो पदार्थ की जो विभाज्यता है ना, विभाज्यता मतलब समझ रहे हैं, जो पदार्थ को छोटे से छोटे कणों में क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया है कि विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते हैं, यानी किसने किया था, महर्षि महर्षि कनाड ने। वो कहाँ के रहने वाले थे, वो भारतीय थे, ठीक है, वो भारतीय दार्शनिक थे, ठीक है। उन्होंने क्या था, बोला था कि यदि हम द्रव्य पदार्थ को, यानी द्रव्य अर्थात पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात अर्थात वह सूक्ष्म कण अविभाज्य रहेगा। यानी महर्षि कणाद ने बताया कि पदार्थ को अगर हम छोटे से छोटे कण में विभाजित करते जाए तो विभाजित तो होगा, ठीक है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी लास्ट में कि क्या होगा कि उसको हम और छोटे से छोटे कण में विभाजित नहीं कर सकते, यानी उसको और टुकड़ों में नहीं बांट सकते, ठीक है। उन्होंने यही बताया था। किसने बताया था, महर्षि, यानी महर्षि कणाद ने बताया था। समझ में आ गया यहाँ पे। आइए देखते हैं आगे। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा, यानी कि जो वो अविभाज्य कण जो बच रहे हैं लास्ट में, जो विभाजित नहीं किया जा सकता, उसका नाम क्या दिया था, परमाणु दिया था। यानी उन्होंने बोला था कि ये परमाणु है, यानी कि इसको और छोटे कण में विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एक अन्य भारतीय दार्शनिक आए, ठीक है, उनका नाम क्या था, पकुआ कत्यायाम, पकुआ कत्यायाम, ठीक है, यानी पकुदा कत्यायाम था इनका नाम, ठीक है, ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया। यानी जो मत था, जो पहले महर्षि कणाद ने बताया गया था, उसको क्या किया था, इन्होंने विस्तृत रूप में क्या किया, समझाया, तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। यानी कि ये जो कण होते हैं सामान्यतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, जो हमें द्रवों के अलग अलग रूपों को प्रदान करते हैं। समझ में आ गया। तो इन्होंने बताया कि जो पदार्थ के कण होते हैं ना, वो एक संयुक्त रूप से पाए जाते हैं और जो हमें द्रवों के अलग अलग रूप को क्या करता है, प्रदान करते हैं। किसने बताया था, पकुदा कत्यायन ने बताया था, इन्होंने बताया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस, यानी कि जो ग्रीक के दार्शनिक था, डेमोक्रिटस नाम था, एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया, यानी दो वैज्ञानिक थे, वो ग्रीक के थे, और उन्होंने दोनों ने क्या किया, सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया देखेंगे आगे, कि यदि हम द्रव को विभाजित करते जाएं, द्रव्य को क्या करते जाएं, विभाजित करते जाएं, मतलब छोटे से छोटे टुकड़ों में काटते जाएं, ठीक है, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। तो ये तो पहले महर्षि कणाद ने 500 वर्ष, यानी 500 ईसा पूर्व पहले ही बता दिया था ना, जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इसी समय ग्रीक के दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने यह सुझाव दिया कि यदि हम द्रव को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। ये चीजें आपको ऊपर बता दिया गया था, पहले ही भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया था।
चलिए, उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य क्या, यानी कि वही चीजें को इन्होंने फिर से बता दिया था, ठीक है, जो मार्टिन कड़ान ने बताया था। देखिए यहाँ पे ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुआ, यानी कि जो विचार तो रख के गए थे लेकिन इनको सिद्ध करना है कि ये सचमुच ऐसी होता है या नहीं, तो इसको 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुआ था। कितने शताब्दी तक? 18वीं शताब्दी तक। देखिए 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा, यानी कि जो 18वीं शताब्दी के जब अंत आया तो जो वैज्ञानिक थे ना, वो तत्व और यौगिक दो चीजें हैं, इनमें भेद यानी कि इनमें अंतर क्या है इसको समझा। तत्व को तत्व ही क्यों कहते हैं और यौगिक को यौगिक ही क्यों कहते हैं, इन्होंने इसी भेद को वैज्ञानिकों ने क्या किया, समझ लिया तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं, यानी कि जो तत्व होते हैं ना वो कैसे और मतलब कैसे तथा क्यों क्यों संयोग करते हैं, मतलब आपस में क्यों मिल जाते हैं, जुट जाते हैं ये तत्व। समझ में आ रहा है? जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। अब बताइए यहाँ पे ये चीज मतलब बताई गई कि मतलब सोचा गया कि तत्व क्यों संयोग करते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक तत्व है, हाइड्रोजन क्या है, एक तत्व है, और ऑक्सीजन भी एक तत्व है। आपस में क्या करें, अगर मिलाते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि उसको कुछ रेशियो में मिलाते हैं तो बनता है H2O, जल बनता है। यानी कि जो जल बनना है वो संयोग आपस में कर रहा है ना, संयोग आपस में कर रहा है तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, जल प्राप्त हो रहा है। तो क्यों संयोग करते हैं, और जब वो संयोग करते हैं तब ये क्या बनता है, क्या होता है, तो जाहिर सी बात है कि क्या बनना है, लिक्विड बनना है, यानी जल प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक आंतवा एल लेवाइजियर इसका नाम है, अंतवा एल लेवाइजियर ने रासायनिक संयोग के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिसने रासायनिक विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। यानी कि जो आंतवा एल लेवाइजियर थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया कि रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित कर दिया जिससे रासायनिक विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया गया। तो वो महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण नियम क्या है कि रासायनिक संयोजन के नियम एक और एक द्रव्य संरक्षण का नियम। समझ में आ रहा है? तो ये जो दो चीजों को इन्होंने क्या किया, महत्वपूर्ण आधार प्रदान कराया, यानी रासायनिक संयोग के नियम क्या होता है और द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या होता है। समझ में आया? तो इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इतना आपको अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।